हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द वैकेंसीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो एफकैट का नोटिफिकेशन आ गया है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 1/2022 फॉर द फ्लाइंग ब्रांच एज वेल एज फॉर द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सो ये जो कोर्स है, ये कोर्स है जनवरी 2023 के लिए। सो इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर तक 2021 तक रहेगा। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर एंटर कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए। राइट, सो द ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन, मेल है फीमेल है, फीमेल के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, मेल के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, to be the part of this elite forces at group A gazetted officer in flying branch as well as group ground duty technical and non technical branches. सो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एफकैट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कंडक्ट होगा मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर, जैसे 12 फरवरी को, 13 फरवरी को और 14 फरवरी को। तो 3 दिन एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। राइट, एग्जाम को फुलफिल करने के बाद मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी का आपका टेस्ट होगा एंड देन आपका मेडिकल होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारे पास है और कितनी वैकेंसीज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एफकैट की एंट्री, हमारे पास है एनसीसी स्पेशल एंट्री। ठीक है, एफकैट की एंट्री में हमारे पास ब्रांचेस है, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। इसमें भी 2 कैटेगरीज होती है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के अंदर ब्रांच जो है दैट इज फ्लाइंग ब्रांच। ठीक है, अब ये जो फ्लाइंग ब्रांच है इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये जो ब्रांच है ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। ठीक है, और टोटल जो वैकेंसीज है दैट आर 77 शॉर्ट सर्विस कमीशन वैकेंसीज जो है वो है, और फ्लाइंग ब्रांच में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन मेल्स के लिए होगा, एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। ये है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक एंड दिस इज मैकेनिकल। ठीक है, सो यहाँ पे है आपके पास परमानेंट कमीशन में मिल जाएगा आपके पास 19 पोजीशन वैकेंसीज, और एसएससी में लॉजिस्टिक में 76 पोजीशंस है, और परमानेंट कमीशन जो मैकेनिकल है ये 7 है, और एसएससी में 27 पोजीशंस है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें जहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन ब्रांच में सर्व करने का मौका मिलता है, तो वहां पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास परमानेंट कमीशन में 10 है, एसएससी में आपके पास जो है 41 है, फिर उसके बाद परमानेंट कमीशन आपका लॉजिस्टिक में मिल जाएगा 8 और यहाँ पे 31। सो इस तरीके से बताया गया है। अकाउंट्स ब्रांच में भी 4 परमानेंट कमीशन की पोजीशन है और 17 जो है वो एसएससी पोजीशन है। इसके बाद हम लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट कमीशन भी है मेल के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल फीमेल दोनों के लिए है। राइट, तो ये भी आप याद रखिए। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि परमानेंट कमीशन जो है वो मेल के लिए है, एसएससी मेल फीमेल दोनों के लिए है। परमानेंट कमीशन में होता क्या है कि आपको पूरा का पूरा जो टाइम है वो सर्व करना पड़ेगा, बट शॉर्ट सर्विस में आपको 10 साल का सर्व किया जाता है। आप 10 साल सर्व कर सकते हैं, उसके बाद 4 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 14 साल की सर्विस हो जाती है। एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। देखो, फ्लाइंग ब्रांच में एफकैट के थ्रू जाए या एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जाए, आपको 20 से 24 साल के अंदर अंदर होना पड़ेगा एज ऑन दी 1 जनवरी 2023। सो यू नीड टू बॉर्न, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए बिटवीन 2 जनवरी 1991 से लेके 1 जनवरी 2003। ठीक है, उसके अलावा जो है हम लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच की, तो 20 से लेके 26 साल की एज होनी चाहिए। मतलब कि इसका मतलब यही है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। राइट,
अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या उसमें परसेंटेज कितना होना चाहिए। देखिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर देखा जाए तो एटलीस्ट आपके पास पास्ड होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, मतलब कि मैथ्स में, फिजिक्स में आपका 50% होना चाहिए एट +2 लेवल, ठीक है, 12th लेवल पे। और ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 3 साल डिग्री की इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन चलेगा, रिकॉग्नाइज विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, राइट। इसके अलावा ये भी डिग्रीज हैं, जैसे बीटेक डिग्रीज हैं, 4 साल का जो कोर्स होता है, वो भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं आपके पास, और बट इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा candidates who have cleared section A and B examination of associate membership of institution of engineers or aeronautical society of India from the recognized university with the minimum 60% marks जो है और equivalent होने चाहिए, ठीक है। तो ये और है, तो जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए वो देख सकते हैं इसको। उसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के अंदर, तो टेक्निकल में हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में लॉजिस्टिक ब्रांच है, जहां पे आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में आपके 50% होने चाहिए मिनिमम, एंड 4 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब 4 साल की डिग्री किस फील्ड में होगी, अगर आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, तो ये सारे कैटेगरीज है, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी में स्टैंड करता हूं, राइट। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहां तक बात करें मैकेनिकल की, तो कैंडिडेट विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12th लेवल, ये है। और मिनिमम 4 साल की आपके पास डिग्री, ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड हो तो चलेगा, या पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन एक इंटीग्रेटेड डिग्री भी होती है, और ये कैटेगरी के अंदर आपका ये डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक ब्रांच है, यहाँ देख लीजिए 60% का क्राइटेरिया रखा ही रखा है इन्होंने। उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच है कि बीकॉम आपके पास है तो आप यू आर गुड टू गो विद द दिस ब्रांच। इसमें बीबीए की भी बात की गई है, बीएमएस की भी बात की गई है, दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, या क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, ठीक है, या फिर बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो ये सारी ब्रांचेस जो है इसमें है, राइट। फिजिकल मेडिकल का अपेंडिक्स ए में लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है। पहली बात तो है कि अप्लाई कर दीजिए फटाफट, अप्लाई करने का बहुत सिंपल है, कैंडिडेट लॉगिन आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर नॉट रजिस्टर है तो रजिस्टर कीजिए, आपका प्रॉपर आईडी बन जाएगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आप कोई भी जो भी एंट्री है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप एफकैट के थ्रू जा रहे हो या एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो एनसीसी के थ्रू आप जा सकते हो। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन सारा कुछ दे दीजिए, एंड सो दैट कि आपका फटाफट जो है वो फॉर्म फिलअप होने में ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। और दैट इज इट। इसके अलावा अगर फीस की बात करें तो देखिए फीस में क्या है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जो है वो 250 रुपये आप देंगे, विच इज नॉन रिफंडेबल, और एफकैट एंट्री के लिए, और नॉट एप्लीकेबल फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और जो 250 रुपये आप एफकैट एंट्री के लिए दे भी रहे हैं वो पेड आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड वंस यू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट एग्जामिनेशन। हाँ, इसका लेवल जो होता है वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने कट ऑफ क्लियर भी कर लिया थोड़ा बहुत नंबर से, तब भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे इफ यू गेट रिकमेंडेड फ्रॉम द बोर्ड। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो है हर स्टेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपना जो है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एसएसबी में भी। तो अल्टीमेटली उनके चांसेस बढ़ जाते हैं जो लोग एसएसबी में सॉरी एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और एसएसबी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कट ऑफ इसकी ज्यादा जाती है, तो पहले तो एग्जाम को क्लियर करने का पूरा रोड मैप तैयार कीजिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड। वी हैव वीडियोस आल्सो अबाउट द एफकैट, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, एंड आई होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, जय हिंद।